नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में टीम G20 का सफल आयोजन सुनिश्चित करने वाले लोगों के साथ संवाद किया। इसमें विशेषकर वो लोग शामिल रहे जिन्होंने शिखर सम्मेलन का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर काम किया है। इसमें विभिन्न मंत्रालयों के सफाई कर्मी, ड्राइवर, वेटर और अन्य कर्मचारी शामिल हैं। पीएम मोदी ने संवाद में विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री और विभिन्न विभागों के अधिकारी गण भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा कि विश्व को आज के समय में ये विश्वास पैदा हो गया है कि मानव हित के कामों में भारत सामर्थ्य के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को मजदूर एकता को समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम वर्क की भावना की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि G20 के आयोजन ने विश्व को देश के सामर्थ्य से परिचय कराया। दशकों के इंतजार के बाद महिला आरक्षण विधेयक के संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद देश भर की महिलाओं में जश्न का माहौल है। कुछ ऐसा ही नजारा शुक्रवार को सुबह दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में दिखा। ऐतिहासिक अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी का बीजेपी के मुख्यालय में आज अभिनंदन किया गया। बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने फूलों की बरसात कर पीएम मोदी का स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी ने झुककर महिलाओं को प्रणाम भी किया। बीजेपी के मुख्यालय में महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कभी-कभी किसी निर्णय में देश के भाग्य को बदलने की क्षमता होती है। आज हम सभी ऐसे ही निर्णय के साक्षी हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए सपना अब सच हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि आज हर नारी का आत्मविश्वास आसमान छू रहा है। ये कोई सामान्य कानून नहीं है, ये नए भारत की नई लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का उद्घोष है। ये अमृतकाल में सबका प्रयास से विकसित भारत के निर्माण की तरफ बड़ा कदम है। पीएम मोदी ने कहा, ये महिलाओं की ही ताकत है कि जो इस बिल का पहले विरोध करते थे, उन लोगों ने भी संसद में बिल के पक्ष में वोट किया। ऐसा इसलिए संभव हो पाया है कि पिछले 10 साल में महिलाएं देश भर में एक बड़ी शक्ति बनकर उभरी हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को विकसित बनाने के लिए आज भारत नारी शक्ति को खुला आसमान दे रहा है। आज देश माताओं, बहनों, बेटियों के सामने आने वाली हर अड़चन को दूर कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि 3 तलाक जैसी कुरीतियों के कारण महिलाओं पर जो अत्याचार होते थे, उसे हमने कानून बनाकर रोका है। हमारी करोड़ों मुस्लिम बहनों को 3 तलाक जैसी क्रूर रिवाज से आजादी मिली है। केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए एक के बाद एक कई बड़े कदम उठाए हैं। पिछले 10 सालों में पीएम मोदी के प्रयासों का नतीजा है। महिलाएं एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आई हैं। नारी शक्ति वंदन विधेयक को इन प्रयासों का प्रमाण के तौर पर देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम मातृ शक्ति को इतनी शक्ति देगा कि वो भारत की तकदीर, तस्वीर, दृष्टि और दिशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी अकेली पार्टी है जिसने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने महिला आरक्षण बिल में अड़ंगे लगाने के लिए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस ने मंडल कमीशन का विरोध किया, जाति आधारित जनगणना का विरोध किया, वो विपक्ष में आने के बाद ओबीसी के प्रति प्रेम दिखा रही है। हांगझाऊ एशियाई खेलों में पहले भारत और चीन के बीच विवाद बढ़ गया है। दरअसल खेलों से पहले चीन के एक नापाक हरकत सामने आई है। चीन ने हांगझाऊ एशियाई खेलों के लिए अरुणाचल प्रदेश के 3 वुशु खिलाड़ियों को अंतिम क्षणों में वीजा देने से इनकार कर दिया। भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत ने चीन को इस मामले में सख्त जवाब देते हुए खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने चीन का दौरा रद्द कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि भारत सरकार को पता चला है कि चीनी अधिकारियों ने लक्षित और पूर्व निर्धारित तरीके से अरुणाचल प्रदेश के कुछ भारतीय खिलाड़ियों को चीन के हांगझाऊ में होने वाले 19वें एशियाई खेलों में मान्यता और प्रवेश से वंचित करके उनके साथ भेदभाव किया है।
भारत दृढ़ता से अधिवास या जातीयता के आधार पर भारतीय नागरिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार को अस्वीकार करता है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और रहेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन की कार्रवाई एशियाई खेलों की भावना और उनके आचरण को नियंत्रित करने वाले नियमों दोनों का उल्लंघन करती है। पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू ने भी इस मामले पर चीनी हरकतों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अरुणाचल प्रदेश कोई विवादित क्षेत्र नहीं है, बल्कि भारत का अभिन्न अंग है। अरुणाचल प्रदेश के 3 भारतीय वुशु खिलाड़ियों को एशियाई खेलों के लिए चीन में प्रवेश से वंचित किए जाने पर ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के कार्यवाहक अध्यक्ष रणधीर सिंह ने कहा है कि इस मुद्दे को वर्किंग ग्रुप की बैठक में उठाया गया है। 2024 रण से पहले दक्षिण भारत में भाजपा को बड़ी मजबूती मिलेगी। शुक्रवार को जेडीएस यानी जनता दल सेक्युलर भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक दल में शामिल हो गई। दिल्ली में जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बैठक के बाद कुमारस्वामी ने कहा, औपचारिक रूप से भाजपा के साथ हाथ मिलाने और एनडीए का हिस्सा बनने पर चर्चा हुई। जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि औपचारिक रूप से प्रारंभिक मुद्दों पर चर्चा की गई, हालांकि उनकी ओर से कोई मांग नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स पर लिखा कि ये एनडीए और प्रधानमंत्री मोदी के न्यू इंडिया स्ट्रॉन्ग इंडिया के दृष्टिकोण को और मजबूत करेंगे। प्रमोद सावंत ने जेडीएस का एनडीए में स्वागत करते हुए कर्नाटक की सभी लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा किया। माना जा रहा है कि इस गठबंधन के बाद कर्नाटक में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिल सकती है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र में उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। विदेश मंत्री 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को 26 सितंबर को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब कनाडा और भारत के रिश्तों में तनाव देखने को मिल रहा है। अपनी इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी भाग लेंगे। विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री जयशंकर अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में भी अपने समकक्ष एंटनी ब्लिंकन, राज्य सचिव, अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ सदस्यों, अमेरिकी व्यापारिक नेताओं और थिंक टैंक के साथ चर्चा में शामिल होने का उनका कार्यक्रम है। विदेश मंत्री आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित चौथे विश्व संस्कृति महोत्सव को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे। वाराणसी के गांजरी राजा तालाब में बनने वाला आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से 30 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में बने 16 अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन भी करेंगे। लगभग 1115 करोड़ रुपए की लागत से बने विद्यालय विशेष रूप से मजदूरों, निर्माण श्रमिकों और कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए शुरू किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 के समापन समारोह में भाग लेंगे। काशी की सांस्कृतिक जीवंतता को सशक्त करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण ने काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव की संकल्पना को जन्म दिया है। G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक का खजुराहो में समापन हो गया। इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्रालय ने की तो सह अध्यक्ष ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया थे। इस वर्किंग ग्रुप की पिछली 3 बैठकों में जिन विषयों पर चर्चा हुई थी उन्हीं को खजुराहो में आगे बढ़ाया गया। G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि ने बताया कि जिन विषयों पर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की 4 बैठकों में मंथन हुआ उससे यकीनन G20 देशों के शहरी आधारभूत ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी। 2 दिवसीय बैठक के दौरान G20 देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार की सुबह विश्व प्रसिद्ध यूनेस्को धरोहर खजुराहो के मंदिरों का दीदार किया। 2 दिनों तक मेहमानों ने श्री अन्न से बने एक से एक बढ़कर पकवानों के साथ ही बुंदेलखंड के पारंपरिक व्यंजनों का भी स्वाद चखा। मथुरा के शाही ईदगाह में वैज्ञानिक सर्वे की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। ज्ञानवापी परिसर की तरह वैज्ञानिक सर्वे कराने की मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया कि बेरियम को पटाखों में बतौर केमिकल इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने फिर साफ किया कि जॉइंट क्रैकर्स के निर्माण और इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने सनातन धर्म पर विवादित बयान को लेकर उदयनिधि स्टालिन को नोटिस जारी किया है। सनातन धर्म के विरोध में उदयनिधि और इराजा के बयान के खिलाफ याचिका पर शीर्ष अदालत ने ये नोटिस जारी किया है। अदालत इस मामले को हेट स्पीच पर लंबित दूसरी याचिकाओं के साथ सुनेगी। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी समेत 17 आरोपियों को समन जारी किया है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज कर दी। भारतीय शेयर बाजार की आज की क्लोजिंग में लाल दायरे में ही कारोबार बंद हुआ है। बैंकिंग शेयरों की हरे निशान में क्लोजिंग के बावजूद बाजार को निचले स्तरों से सपोर्ट नहीं मिला। बीएसई का सेंसेक्स 221.09 अंक की गिरावट के साथ 66,009 के लेवल पर बंद हुआ है। एनएसई का निफ्टी 68.10 अंक की गिरावट के साथ 19,674 पर बंद हुआ है। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में से विप्रो को सर्वाधिक 2.32% का नुकसान हुआ। इंडसइंड बैंक, मारुति सुजुकी, भारतीय स्टेट बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एशियन पेंट्स और बजाज फिनसर्व के शेयरों में बढ़त का रुख देखा गया। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय बाजार से निकासी जारी रखी हुई है। विदेशी निवेशकों ने बृहस्पतिवार को 3007.36 करोड़ रुपए मूल्य के शेयरों की बिकवाली की। जून 2024 से भारत सरकार के बॉन्ड में अरबों डॉलर का विदेशी निवेश आ सकता है। जेपी मॉर्गन चेज ने अपने भारत के सरकारी बॉन्ड को बेंचमार्क इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में शामिल करने का फैसला किया है। जेपी मॉर्गन ने बयान जारी कर कहा कि भारत को 28 जून 2024 से GBI-EM डाइवर्सिफाइड इंडेक्स में शामिल किया जाएगा। भारतीय बॉन्ड्स के GBI-EM डाइवर्सिफाइड इंडेक्स में शामिल होने से देश के डेट मार्केट में अरबों डॉलर का विदेशी निवेश बढ़ने की उम्मीद है। वित्त मंत्रालय ने अगस्त महीने के लिए आर्थिक समीक्षा जारी कर दी है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक पहली तिमाही में मजबूत घरेलू मांग के चलते सकल घरेलू उत्पादन यानी GDP में वृद्धि हुई है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अगस्त 2023 में खुदरा महंगाई में कमी के कारण खाद्य महंगाई भी जुलाई 2023 की तुलना में भी कम हो गई है। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि EPFO में शामिल होने वाले नए सदस्यों में वृद्धि संगठित क्षेत्रों में रोजगार की वृद्धि के संकेत दे रहा है। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि बैंकिंग क्षेत्र का NPA लगातार कम हो रहा है। कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। अगस्त में मानसून की कमी का असर खरीफ और रबी दोनों फसलों पर पड़ सकता है। घरेलू विमानन उद्योग ने वर्ष 2023 के पहले 8 महीनों के दौरान घरेलू विमान यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। केवल अगस्त में ही यात्रियों की संख्या में मासिक आधार पर 23.13% की वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्र सरकार ने विक्रेताओं और चीनी उत्पादकों को हर सोमवार चीनी के भंडार की जानकारी अनिवार्य रूप से देने का निर्देश दिया। वैश्विक स्तर पर WTI कच्चा तेल 1.07% की तेजी के साथ $90.59 प्रति बैरल हो गया, जबकि ब्रेंट क्रूड का दाम 0.89% की गिरावट के साथ $94.13 प्रति बैरल पहुंच गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में शुरुआती कारोबार में रुपया शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 38 पैसे की बढ़त के साथ 82.75 पर पहुंच गया। सराफा बाजार में शुक्रवार को सोने की कीमतों में गिरावट आई। दिल्ली में सोना 170 रुपये गिरकर 60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि चांदी 800 रुपये उछलकर 75,300 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। कनाडा सरकार ने कनाडाई हिंदुओं को देश छोड़ने की धमकी देने वाले एक ऑनलाइन वीडियो को आज आपत्तिजनक और घृणा से भरा हुआ करार दिया और साथ ही कहा कि देश में आक्रामकता, नफरत, धमकी या भय पैदा करने वाले कृत्यों के लिए कोई स्थान नहीं है। खालिस्तानी अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया में हत्या की घटना में भारतीय एजेंटों की संभावित संलिप्तता को लेकर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के विस्फोटक आरोपों के बाद
भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ने के बीच ये वीडियो सामने आया है। भारत ने 2020 में निज्जर को आतंकवादी घोषित किया था। G4 समूह के सदस्य देशों ब्राजील, जर्मनी, जापान और भारत ने चेतावनी दी है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार में जितना लंबा वक्त लगेगा, उतने ही इसके प्रभावों को लेकर सवाल खड़े होंगे। ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया की चुनौतियों का सामना बिना वित्त पोषण के संभव नहीं है। चीन ने एक बार फिर से ताइवान पर अपना दावा किया है। चीन ने ताइवान को अपना हिस्सा बताते हुए इसको अपना अहम हिस्सा करार दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन के अपने समकक्ष वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। अमेरिका ने यूक्रेन को आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। अमेरिका के रक्षा विभाग ने कहा कि यूक्रेन की महत्वपूर्ण सुरक्षा और रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए $325 मिलियन की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता की घोषणा की गई है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में खुफिया जानकारी के आधार पर 2 अलग अलग अभियानों में 8 आतंकवादी मारे गए हैं और 5 को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान उच्चतम न्यायालय के पिछले दिनों आए एक ऐतिहासिक फैसले के बाद पूर्व प्रधानमंत्रियों नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी समेत कुछ लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के कम से कम 80 बड़े मामले फिर से खोले जाएंगे, जिन्हें बंद कर दिया गया था। पाकिस्तान निर्वाचन आयोग द्वारा देश में जनवरी के अंतिम सप्ताह में आम चुनाव कराने की घोषणा के एक दिन बाद राजनीतिक दलों ने चुनाव की निश्चित तारीख घोषित किए जाने की मांग की है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल भारतीय अमेरिकी रिपब्लिकन नेता विवेक रामास्वामी ने चीन से आर्थिक आजादी घोषित करने की मांग की है। अमेरिका की राजधानी में दुनिया भर के प्रतिभाशाली लोगों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के भूतपूर्व छात्रों का एक विशाल सम्मेलन जनवरी में आयोजित किया जाएगा। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला ने आज फ्रांस की अपनी राजकीय यात्रा के अंतिम दिन बोर्डो के टाउन हॉल में जुटे लोगों का अभिनंदन किया। किंग चार्ल्स ने बोर्डो में ब्रिटिश युद्धपोत HMS आयरन ड्यूक का भी दौरा किया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सेवस्तोपोल में काला सागर के तट पर रूसी नौसेना मुख्यालय पर यूक्रेनी मिसाइल हमले में एक सैन्यकर्मी की मौत हो गई। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पिछले साल फरवरी में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से रूस में मानवाधिकार की स्थिति काफी खराब हो गई है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज पूर्वी चीनी शहर हांगझू में अपने सीरियाई समकक्ष बशर अल असद से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने राजनयिक संबंधों को बेहतर करने पर चर्चा की। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के चौथे दिन आज संयुक्त राष्ट्र पहुंचे। उनके सुबह के सत्र में UNGA को संबोधित करने की उम्मीद है। ईरान की संसद ने हिजाब विधेयक पारित किया है, जिसमें ड्रेस कोड का उल्लंघन करने वाली महिलाओं के लिए सख्त दंड की मांग की गई है। आलोचक इसे लैंगिक रंगभेद और महिलाओं के खिलाफ युद्ध बता रहे हैं। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। मोहाली वनडे में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। भारत ने 3 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में बनाए 276 रन। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सिर्फ डेविड वार्नर ही पार कर सके 50 का आंकड़ा। मोहाली वनडे में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए भारत का शानदार प्रदर्शन, मोहम्मद शमी ने चटकाए 5 विकेट। भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने एशियाई खेलों के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने चीनी ताइपे को 3-0 से मात दी। भारतीय रोइंग खिलाड़ियों ने एशियाई खेलों में कुल 8 स्पर्धाओं के फाइनल में जगह बनाई। पुरुष लाइटवेट डबल स्कल्स वर्ग में अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह की जोड़ी फाइनल में पहुंची। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में युवा भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल ने कांस्य पदक जीता।
यूरोपा लीग में इंग्लिश क्लब लिवरपूल ने शानदार जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। एलएएस के 14वें मिनट में गोल करके मैच में बढ़त ले ली, जो कि पहले हाफ का खेल खत्म होने तक कायम रही। लुइस डियाज ने 63वें और मोहम्मद सलाह ने 28वें मिनट में गोल करके टीम को 3-1 से जीत दिलाई। यूरोपा लीग के ही एक अन्य मुकाबले में वेस्ट हैम यूनाइटेड को जीत हासिल करने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। ग्रुप बी के एक मुकाबले में इंग्लिश क्लब ब्राइटन को हार का सामना करना पड़ा है। ग्रुप सी में रेंजर्स ने स्पेनिश क्लब रियल बेटिस को 1-0 से हराकर जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। ग्रुप जी के एक मुकाबले में इटालियन क्लब एएस रोमा ने शेरिफ तिरास्पोल को 2-1 से हराने में सफलता पाई। सऊदी प्रो लीग में इत्तिहाद एफसी ने अल फतेह को रोमांचक मुकाबले में 2-1 से शिकस्त दी। इस मैच के तीनों गोल पहले हाफ में हुए। ब्राजील के स्टार खिलाड़ी नेमार के क्लब अल हिलाल को सऊदी प्रो लीग में दमक एफसी के साथ 1-1 के ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि इस साल 13 अक्टूबर को राष्ट्रीय सिनेमा दिवस मनाया जाएगा। इस दिन फिल्म प्रशंसक देश भर के सिनेमाघरों में सिर्फ 99 रुपये प्रति व्यक्ति की दर पर सिनेमाघरों में फिल्म देख सकेंगे। दिग्गज फिल्म निर्माता निर्देशक आशुतोष गोवारिकर ने आदि शंकराचार्य के जीवन पर आधारित फिल्म की घोषणा की। फिल्म का नाम शंकर रखा गया है। आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास के सहयोग से फिल्म का निर्माण किया जाएगा। सुपरस्टार शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म जवान देश भर में 500 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है, जबकि दुनिया भर में फिल्म ने 900 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर ली है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। हमारे पद में